दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत में, और जो हमारे आज के खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर अजीत सिंह यादव जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस संस्थान के। कैसे ये संस्थान काम करता है, क्या कार्य प्रणाली है, क्या उद्देश्य है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे हम सर से। आइए चलते हैं सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान जो कि बागपत में स्थित है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान संस्थान है। और इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अपने पशुधन में, जिसमें बड़े जानवर भी आ गए, छोटे जानवर भी आ गए, मुर्गियाँ भी आ गई, इनके स्वास्थ्य के संबंध में जो टीकाकरण किया जाता है, उन टीकों की गुणवत्ता की जांच इस संस्थान में की जाती है। और ये है संस्थान 2010 से कार्यरत है। और इसको जो बनाने का बागपत में ये मुख्य उद्देश्य रहा है कि भारत सरकार का एक ऐसा अनुसंधान संस्थान बने जिसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। तो क्योंकि टीके गुणवत्ता के साथ ही लगाए जाएं, जिसमें भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है जिसका नाम है NADCP, जो कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में ये लॉन्च की गई थी। और उस परियोजना में ये ध्यान रखा गया कि जो पशुओं में मुख्य बीमारियां हैं, जैसे कि आपने सुना होगा खुरपक्का मुंह पक्का, एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसमें खास करके जो पशु हैं, भैंस और खास गाय और ये दूसरे जानवरों में हो सकता है, यह भयंकर बीमारी अपने देश में व्याप्त है। और इसके लिए टीका निर्मित किया गया है और उन टीकों की गुणवत्ता की जांच इस संस्थान में हो रही है। इसके साथ एक और रोग है जिसको ब्रुसेलोसिस बोलते हैं। ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। इससे जानवरों में तो बीमारी होती है, लेकिन साथ में मनुष्यों में भी एक बहुत भयंकर बीमारी पैदा होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक स्कीम में उसी में लिया गया है, NADCP में। और उस स्कीम के तहत ही इसमें भी टीकाकरण पशुओं में किया जाता है और उन टीकों की गुणवत्ता का जांच केंद्र भी अपना ये संस्थान कर रहा है। तो इसके अलावा और टीके हैं, जैसे PPR, ये भेड़ों की और बकरियों की मुख्य बीमारी है, उनके टीकों की भी गुणवत्ता यहाँ पर की जाती है। साथ में सूअरों में एक क्लासिकल स्वाइन फीवर नाम की बीमारी उत्पन्न हो सकती है और ये बीमारी सूअरों में बहुत अधिक मृत्यु दर कर सकती है। तो उसके टीके भी बनाए जाते हैं अपने देश में, उनकी गुणवत्ता भी अपने इस संस्थान में की जाती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये तो एक स्कीम हुई NADCP, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उनके दौरान जो निर्मित टीके हैं उनकी जांच क्या की जा रही है। इसके अलावा अगर और भी टीके अपने देश में बन रहे हैं पशुओं के स्वास्थ्य के संबंधी या मुर्गियों के स्वास्थ्य के संबंधित, उन टीकों की जांच भी अपने इस संस्थान में की जाती है। और उसमें हमारी जो लेबोरेटरी है, इसको HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, एक बड़े जानवरों का रोग है, और उसके साथ साथ मुर्गियों में एक रानीखेत की बीमारी जिसको न्यूकैसल डिजीज बोल देते हैं, उस बीमारी का टीका की जांच के लिए ये CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का दर्जा इस संस्थान को दिया गया है,
जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी एक प्रकार से प्रमाणित किए जाने के बाद ही ये दर्जा दिया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो भारत सरकार की स्कीम चल रही हैं उनके द्वारा उनके अंतर्गत जो टीके निर्मित किए जा रहे हैं उनकी भी जांच की जाए, साथ में अन्य बीमारी जो पशुओं में या मुर्गियों में उत्पन्न हो सकती हैं उनके लिए जो निर्मित टीके हैं उनकी भी जांच इस संस्थान में की जाए। इसके अलावा क्योंकि ये संस्थान जिसका नाम है राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें इस संस्थान में की जाती हैं, जिसमें हमें ये देखा गया है कि अभी पशुओं में हमें जो पशुपालक है उनमें जागृति पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अपने देश में क्या हो रहा है कि पशुपालकों को अगर समय पर जानकारी दी जाए और समय पर ऐसी जानकारी दी जाए जो वो अपना सके और अपना कर अपने पशुधन को बहुत अधिक जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ कर सकें, तो इसके संबंध में भी इस संस्थान ने कई प्रकार की एक प्रकार से अपने कदम उठाए हैं, जिसमें अभी एक भारत सरकार के द्वारा एक ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी हमारा संस्थान योगदान दे रहा है। और उसके अंतर्गत ये पाया गया है कि जो भारत सरकार ने दो जगह चिन्हित किए गए थे, जैसे देहरादून और उसके साथ साथ पंतनगर, इनमें जो वन गुर्जर हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, क्योंकि उनके पास जो पशुधन है वो बहुत ही अधिक संख्या में है और उस पशुधन को वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो होता क्या है कि उनका जो पशुधन है कई बार क्या होता है कि उनके पास वैक्सीन समय पर नहीं लग पाती और हो क्या हो गया है कि उसमें वो कई बार देखा गया है कि उनमें कई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, खास करके खुरपक्का, मुंह पक्का और ब्रुसेलोसिस की। तो भारत सरकार ने क्या इसमें देखा कि क्यों नहीं ऐसे जो पशुधन हैं और उनके मालिक हैं उनके बारे में सोचा जाए, और सोचने के बाद एक विश्व स्तर का ये एक प्रोग्राम बना जिसमें भारत को ये दायित्व दिया गया कि क्यों नहीं एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भारत सरकार को दे करके और ऐसे स्कीम चलाई जाए जिसमें जो पशुधन एक प्रकार से बीमारी फैलाने का कुछ स्रोत बन सकते हैं उनको पहले फेज में प्रथम चरण में लिया जाए और उनमें पशुपालक हैं उनको के लिए प्रशिक्षण रखा जाए। तो हमारे संस्थान ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम देहरादून में इसका आयोजित किया, जिसमें भारत सरकार के जो पशुपालन विभाग के पदाधिकारी थे वो सभी शामिल हुए। और उसके बाद हमने उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग दिया गया कि जो टीकाकरण है ये पशुओं में कोई नुकसान नहीं करता है और ये समय पर लगाना चाहिए, साथ साथ इसके तरीके क्या होने चाहिए। पशुपालकों को ये भी बताया गया कि आप टीकाकरण से पहले इनको कर्मियों की दवाई पिलानी चाहिए, जैसे कि उनको बोला जाता है कि आप डीवर्मिंग ज़रूर करें, उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि टीकाकरण हम इसलिए करते हैं कि ताकि वो बीमारी से बच सकें, लेकिन अगर डीवर्मिंग भी कर देंगे तो उस टीका का असर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस बात पे भी हमने जोर दिया सभी पशुपालकों को कि आप समय पर टीका करवाएं, उससे पहले डीवर्मिंग करें। साथ में ये भी सुनिश्चित किया गया कि आने वाले समय में, क्योंकि टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा कई बार एक जटिल प्रक्रिया बन जाता है, तो क्यों नहीं हम मास्टर ट्रेनर्स के रूप में उनको विकसित करें और वो खुद ही आगे टीकाकरण अपना कर सकें। उसके साथ हमने ये भी जानकारी दी गई कि आप टीकाकरण को कैसे सुरक्षित या उसको अच्छे ढंग से अपने पशुपालन विभाग से लाएं, उनको कैसे कोल्ड चेन मेंटेन करें जब लाते समय, तथा अपने घर पे भी रखें तो कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करें। फिर जब आपको टीकाकरण करने के लिए ट्रेनिंग किया जाएगा पूरी तरह, तब आप टीकाकरण संबंधित सावधानियां क्या क्या है, कैसे किस भाग पे पशु के टीकाकरण करें, और साल में कोई विशेष टीका है उसका एक बार टीकाकरण करना है या 2 बार करना है और किस विधि से करना है। उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जो पशुपालकों के दिमाग में चलती रहती है कि टीकाकरण
करने से पशु मर जाता है, टीकाकरण से दूध कम हो जाता है, टीकाकरण से और बीमारी पकड़ सकता है। हमने ये सब भ्रांतियाँ उनको अच्छी तरह से बताने के बाद दूर किया और सभी पशुपालकों ने ये माना कि क्यों नहीं, जब ये टीकाकरण इतना असरदार है, बीमारी से बचाएगा। और क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में अपना पशुधन बहुत ही एक कीमती बनता जा रहा है। एक पशु की कीमत भी बहुत अधिक है, जो कि पशुपालन के लिए बहुत नुकसान कर सकती है अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो हमें उनके एक प्रकार से बताने से ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने इसको अच्छी भावना के साथ अपनाया और इस संस्थान का रोल इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गया है। हम ये भी चाहेंगे कि अब क्योंकि ये संस्थान पशु स्वास्थ्य का क्षेत्र देख रहा है, जिसमें टीकों की गुणवत्ता तो देख ही रहा है, साथ में ये भी हम कोशिश कर रहे हैं क्यों नहीं हमारे आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको बहुत से माध्यम हैं, जिन पत्रिकाएं हैं, उसके बाद टीवी है, रेडियो है और छोटी छोटी सभाएं हैं। वो सभाएं करने के बाद हम अपने संस्थान को इस क्षेत्र में भी ये दिखाएं कि पशुपालकों के लिए यह संस्थान कितना अधिक कार्यरत है और उनके भलाई के लिए जो विशेष योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो टीकाकरण की हो या कोई लोन से संबंधित हो या कोई अन्य उनके हित की कोई समस्याएं हैं अगर उनके पशुपालन में, वो सब हम सुलझाएं और बार बार इन जो अपनी गोष्ठी हैं या वार्तालाप हैं वो सीजन में भी करें। जैसे अभी सर्दी का वक्त चल रहा है और इसमें पशुओं में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में क्या विशेष सावधानियां पशुपालक बरतें ताकि उनके पशुपालन का उत्पादन बढ़ा, कम से कम घटने तो नहीं पाए, साथ में उनमें जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं वो भी उत्पन्न होने पाए। इन चीज़ का हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीच बीच में इंटरव्यू इनको किसी वार्तालाप के तहत पहुंचाया जाए, कोई गोष्ठी आयोजित की जाए या रेडियो या टीवी के माध्यम से ये सब चीज़ें बताई जाएं। इस बारे में भी हमारा संस्थान कार्यरत कर रहा है। साथ में हम चाहेंगे, क्योंकि देखो अपने देश में जलवायु एक बदलता रहता है, जैसे गर्मियों में पशुओं में कुछ और समस्याएं हैं, तो उनको उस मौसम के शुरू होने से पूर्व कुछ बातें ऐसी बताई जाएं ताकि वो पशुधन में अपना सकें और इनको अपनाने से अपने पशुधन को एक प्रकार से हानि होने से बचा सके। और ख़ास करके कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसमें, जैसे आपने सुना अभी एक अपने देश में LSD आ गई थी, जिसमें लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं, ये बहुत व्यापक बीमारी के रूप में धारण कर चुकी थी, तो इसमें पशुपालकों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। ऐसी बीमारी अगर आने की संभावनाएं हैं तो उसके लिए पशुपालकों को पहले से जागृत करें। अगर कोई भारत सरकार टीकाकरण ऐसी बीमारियों का कर रही है तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और साथ में ऐसी अपनी जानकारी बढ़ाएं कि किस ऋतु में क्या बीमारी आ सकती हैं, तो हम पशुपालन विभाग से क्या जल्दी से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद अपने जो क्षेत्र की, अपने खुद की जो समस्याएं हैं पशुधन की, उनको बताएं और साथ में ये भी कोशिश करें कि क्यों हम कैसे इसको और अधिक लाभप्रद बना सकते हैं। सर, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि लंपी स्किन डिसीज जो आया था, तो काफ़ी हद तक उससे नुकसान हुआ पशुपालकों को भी और इसको कवर भी किया गया। लेकिन भविष्य में अगर इसी तरीके की कोई और बीमारी आती है, खासकर जो वायरस जनित रोग होते हैं, तो उसके लिए किस तरीके की तैयारी संस्था हमारी सरकार है उसके द्वारा की जा रही है? खासकर अगर हम इस संस्थान की भी बात करते हैं तो क्षेत्र में काफ़ी महत्व रखता है ये संस्थान, तो क्या तैयारियाँ हैं इसकी? आपने ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है और जो किसान इस बारे में जागृत भी ज़्यादा रखते होंगे कि ऐसी बीमारी भविष्य में आए तो भारत सरकार की क्या इसमें आगे की अभी संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि भारत सरकार के कई ऐसे अनुसंधान हैं जो आने वाले दिनों में बीमारियां हैं जो बाहर की बीमारी हैं, ये अपने देश में नहीं थी LSD, ये बाहर से आई हुई बीमारी है। इसके ऊपर काफ़ी एक प्रकार से रिसर्च चल रही है कि भविष्य में ऐसी बीमारी आए तो हम पहले से तैयारी रखें
और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट होता है वैक्सीन। तो ऐसी बीमारियों की वैक्सीन हम तैयार करें, क्योंकि आपने सुना होगा कि LSD में भी हमने इस बीमारी को कंट्रोल किया, क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया कि जो इसके संबंधित एक और वैक्सीन बनी हुई थी गोट पॉक्स की, उसको हम इस बीमारी के बचाव के लिए लगाए और काफ़ी हद तक इस बीमारी को उस हद तक मतलब कंट्रोल किया गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि भारत सरकार के ICR जो एक अपनी पूरी एक संस्था है और बड़ी काउंसिल है, वो भारत सरकार के अंतर्गत है। उन्होंने अपने 2 इंस्टीट्यूट्स में को मिल करके IVRI और NRC क्वाइन, उन्होंने मिल करके LSD की वैक्सीन भी बना ली है और उस दिशा में इसको मास स्केल पे बनाने के लिए इसको एक प्रकार से ट्रांसफ़र भी कंपनी को कर दिया गया है और उस दिशा में भी कार्य चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कि इसकी वैक्सीन जल्दी ही मास स्केल में और अधिक बन जाएगी और ये आगे आने वाले समय में अगर कोई बीमारी इस टाइप की ये LSD आती है तो हम उसमें पूरी तरह सशक्त बने रहेंगे। सर, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, फिर हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, तो दूसरे राज्य जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, इन राज्यों में हम देखते हैं जो हमारी भैंस की, जो दुधारू पशुओं की जो नस्ल है वो काफ़ी अच्छी है, और जबकि हरियाणा हमारे यूपी से सटा हुआ है। तो क्या कारण है कि यूपी में अच्छी नस्ल के दुधारू पशु अभी तक अवेलेबल नहीं है? इस पर क्या कहेंगे? आपने एक ऐसा प्रश्न किया जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। देखो, अधिक उत्पादन लेने के लिए पशु की नस्ल उत्तम किस्म की होनी चाहिए। तो कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा अपने पशुपालकों को कि आप जब पशुपालन कर रहे हैं तो आप अच्छी उत्तम नस्ल की पशु को ही अपनाएं। तो क्योंकि अपने जो मुर्रा भैंस हैं जो कि दूध के अंदर नंबर 1 मानी गई है, बल्कि ये तो ऐसा अपने पास एक देश में उपलब्ध ये पशुधन है जो हरियाणा इसका एक प्रकार से रिच बेल्ट माना गया है। तो अपने हरियाणा से अभी क्योंकि अच्छी नस्ल के सांड भी उन्होंने पैदा कर दिए गए हैं, नई एक प्रकार से टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है, जिसके उसके सांड के द्वारा अनेक बछड़े पैदा करने की तकनीक अपनाई गई है। तो इसमें पशुपालकों को ये चाहिए कि उनको अच्छे नस्ल के पशु कहाँ से मिले, जैसे मुर्रा का ट्रैक अपना हरियाणा है, वहाँ से इसको प्रोक्योर करके लाएं और प्रोक्योर करने के बाद अपने यहाँ भी उसको आगे उसको एक बढ़ावा दें ताकि उसी नस्ल के पशु यहाँ पर और अधिक उत्पन्न हो सकें। ताकि क्योंकि अपने पास देखो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अधिक उत्पादन करने की एक चुनौती बनी हुई है। तो उसमें अच्छी नस्ल के पशु ही उस चुनौती को पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी नस्ल अच्छी नहीं है तो खान पान भी बहुत अच्छा है, बीमारी भी नहीं आ रही है, लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। तो उसमें होगा क्या कि कोई पशु मान लो कम दूध दे रहा है उसकी नस्ल की वजह से, इसका उस मुख्य उपाय ये है कि आप अपनी नस्ल अच्छी रखें। आसपास के क्षेत्र में जहाँ से अच्छे नस्ल के भैंस या गाय मिल रही हैं तो उनको अपनाएं और उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जोर दें और उनको आगे भी उत्पन्न करने का प्रयास करें। सर, मेरा अंत में चलते चलते आपसे यही सवाल रहेगा कि संस्थान की तरफ से आप जो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, मैसेज देना चाहें, खास करके जबकि मौसम थोड़ा सर्दी का है, और किन चीज़ों का पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों को फोकस करते हुए हमारे दर्शकों को आप कुछ कहिए। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पशुपालक इस मौसम में क्या करें और क्या न करें। तो सबसे पहला काम, क्योंकि ये विकट समय चल रहा है सर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने पशुओं को सर्दी से बचाएं। इसके लिए 3 बातों पे ध्यान दें। पहला, एक प्रकार से खान पान, क्योंकि इस वक्त उनको एनर्जी जो अपने शरीर को गर्म करने में लगानी पड़ती है, तो उनको अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके खान पान के अंदर एनर्जी की मात्रा बढ़ाएं, खास करके प्रोटीन को भी आप बढ़ा सकते हैं मात्रा, जिसमें बिनोले की खली या मूंगफली की खली का मिश्रण अधिक कर सकते हैं। साथ में ये देखा गया कि थोड़ी उनकी डाइट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सपोज करो कि जो नॉर्मल खा रहे थे उससे ज़्यादा
उनको दिया जाए। इसके साथ साथ उनके रख रखाव का ध्यान विशेष रखा जाए, जिसमें उनको सर्दी से बचाने के लिए अपने जो जहाँ बाड़ा है उनमें घर है उसमें रखे हुए हैं, उनमें सर्दी को बचाने का विशेष उपाय, जिसमें जैसे कि गोबर या कोई गीलापन है उसको हटाया जाए, साथ में पर्दे अगर हैं जिससे कि हवा का आगमन तेज़ गति से हो रहा है उसको एक प्रकार से लगाए जाएं। साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो जानवरों के, भैंसों के या गायों के, उनको एक प्रकार से बोरी उनके शरीर पर लपेट दी जाए ताकि उनको एकदम डायरेक्ट सर्दी न लगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी अधिक उत्पन्न हो सकती हैं, तो उनमें टीकाकरण, जो कि मैं बता रहा था कि जिसमें हमारा संस्थान उनकी गुणवत्ता जांचता है, टीकाकरण का विशेष अपना समय है वो अपने जो ऋतु है इसमें लगाए जाएं। और साथ साथ उनका जो टीकाकरण है खास करके के साथ साथ जो डीवर्मिंग है, जो उनके अंदर कीड़े जो उत्पन्न हो सकते हैं उनकी दवाई का पिलाने का काम किया जाए। तो ये मुख्य बातें हैं जो कि किसान भाई इस मौसम में अपना सकते हैं और पशुपालन को और अधिक लाभप्रद बना सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत सिंह जी, जिन्होंने पशुपालन के बारे में जानकारी दी और खासकर बताया कि पशुपालकों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।